हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एग्जाम घर में। दोस्तों आज हम कवर करेंगे वर्क पावर एनर्जी यानी कि कार्य ऊर्जा शक्ति। इसको हम लोग एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एनर्जी को। और इसमें वीडियो में आपको जान जाएगी कि वर्क पावर एनर्जी के ओरिजिनली मतलब क्या होता है, आखिर ये कहाँ से निकलेगा, कितना कार्य होता है, कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है। तो इसमें हम सभी को इसको एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से जानेंगे, जो कि अभी जो जितने भी बिगिनर हो चिंता ना करें, वो सभी को इसमें समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मेरे इस चैनल एग्जाम घर को सब्सक्राइब करना होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्क पावर एनर्जी यानी कि कार्य शक्ति और ऊर्जा, कार्य ऊर्जा शक्ति, यह भौतिक राशि है। सबसे पहले इसके हम लोग कार्य के बारे में जानेंगे कि कार्य क्या है, कार्य में क्या क्या होता है। देखिए, कार्य किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने को ही कार्य कहा जाता है। यानी कोई भी यदि कोई वस्तु है, उस पर यदि बल लगाकर थोड़ा से भी विस्थापित करके आप थोड़ा से भी आगे कर देते हैं तो उसमें कार्य होगा। लेकिन आप इस पे यदि बहुत सारा बल लगा रहे हैं, यदि ये थोड़ा से भी विस्थापित नहीं हो तो इस पर कार्य क्या होगा, जीरो होगा। चलिए इसको फार्मूला समझते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, यानी कि डब्ल्यू बराबर एफ एस यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यदि वर्क हो गया, इस फार्मूला से समझते हैं इससे को। जो वर्क हो गया इस पर कोई फोर्स लगाए, मान लीजिए 10 न्यूटन का कोई फोर्स लगाए, या 10 मीटर विस्थापित हो रहा है, तो इस पे एक बल होगा जिसको इस फार्मूला से निकाला जाएगा। लेकिन यदि आप बहुत सारे, मान लीजिए आप 100 न्यूटन का बहुत बल लगा रहे हैं, 100 न्यूटन का बल, लेकिन इससे यहाँ से थोड़ा से विस्थापित नहीं हो, जीरो विस्थापित हो रहा है, तो इस पर जीरो, इस पर कोई, इस पर कार्य नहीं माना जाएगा, इस पर कोई कार्य नहीं होगा। तो बल ये होता है, बल का ये है फार्मूला। अब बल अब होते कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, यह कोई बॉडी हो गया, यह भी कोई बॉडी हो गया, यहाँ पे विस्थापित करके यहाँ पे आगे कर। यदि आप ये यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं तो विस्थापित करके यदि आप आगे बढ़ दे, आगे की तरफ खिसका दे रहे हैं, तो इस पे एक फोर्स लगेगा, जिसको इस पे एक फोर्स लगा और जिससे यह एक कार्य होगा। यह किस तरह का कार्य होगा, यह एक धनात्मक कार्य होगा, यह एक पॉजिटिव कार्य होगा। लेकिन आप यदि ये आपको यहाँ से इधर पहुँचाना है, लेकिन आप इधर से बल लगा रहे हैं, तो ये बॉडी इस इधर से भी कोई बल लगा रहा है, यदि ये बल के विपरीत यदि विस्थापित हो रहा है तो ये नेगेटिव कार्य होगा। और यदि ये बॉडी थोड़ा सा विस्थापित नहीं हो रहा है तो उस पर वहाँ पे क्या होगा, जीरो कार्य। यानी कि कार्य कुल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक हो गया, एक ऋणात्मक हो गया, एक जीरो कार्य, यानी कोई कार्य नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं थोड़ा धनात्मक कार्य के बारे में। धनात्मक कार्य आखिर क्या है। देखिए, धनात्मक जो कार्य है, जब कोई वस्तु विस्थापित बल की दिशा में हो रही है, जैसे मैं कि आप मैंने को बताया कि ये विस्थापित है, ये बल की दिशा में हो रही है, तो वहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कार्य होगा। अब इसका कुछ एग्जांपल है। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गुरुत्व के अधीन गिरती है, ये भी एग्जांपल है। जब कोई घोड़ा समतल सड़क पर गाड़ी को खींचती है, तो ये भी एक धनात्मक कार्य है, क्योंकि घोड़ा जिस दिशा में बल लगाएगा, कार्य उसी दिशा में होगा और सवारी भी उसी दिशा में चलेगा, इसलिए यह कार्य धनात्मक कार्य होगा। अब ऋणात्मक कार्य का देखते हैं। जब कोई वस्तु विस्थापित बल की दिशा में विपरीत किया गया कार्य को ऋणात्मक कार्य कहते हैं। जैसे आपको बताया कि ये 2 बॉडी हो गया, इधर आप बल लगा रहे हैं लेकिन बॉडी इधर की तरफ खिसक रहा है, तो यहाँ पे कार्य क्या होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। जैसे कि मतलब एग्जाम्पल देखते हैं कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, क्योंकि विस्थापित घर्षण बल की दिशा के विपरीत होता है। जब एक धनावेशित कण दूसरे धनावेशित कण को की ओर जाता है तो ये ऋणात्मक कार्य होता है। अब शून्य कार्य कब होगा, जब वस्तु विस्थापित बल की दिशा में लंबवत होता है तो कार्य शून्य होता है। यानी कि जब एक कूली सिर पर बोझा उठाए समतल प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो कार्य शून्य होगा। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर पूरा चक्कर करती है तो कार्य शून्य होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शून्य होता है, डिस्प्लेसमेंट शून्य होगा तो कार्य भी शून्य होगा। जब कोई वस्तु अधिक बोझ लेते हुए अपने स्थान से विस्थापित नहीं हुआ तो कार्य शून्य होगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट शून्य होगा। लेकिन ये क्या है,
जब कुली सिर पर बोझ लिए समतल प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है कार्य शून्य होगा, क्योंकि इसमें भी डिस्प्लेसमेंट शून्य होता है, इसमें सभी डिस्प्लेसमेंट शून्य होता है तो कार्य भी शून्य होता है। अब ये लंबवत क्या है, देखिए लंबवत होता है, एक कार्य का फॉर्मूला होता है वर्क बराबर एफ एस कोस थीटा, कार्य होता है एफ एस कोस थीटा। जब थीटा दिया होगा तो एफ एस कोस थीटा, लेकिन थीटा जो है लंबवत है, यानी थीटा का मान 90 डिग्री है, कोस 90 का मान कितना होता है 0 होता है, इसलिए ये सब 0 हो जाएगा और कार्य भी 0 हो जाएगा। कार्य के बारे में समझ लिए बेसिक। अब ये चलते हैं अब ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु को ऊर्जा कहते हैं। जैसे मतलब हम लोग बहुत सारे कार्य किए, जैसे बॉडी को आगे खींच के आए, बॉडी के पीछे खींच के, ऋणात्मक कार्य किया, जीरो कार्य किया। अब ये किसी व्यक्ति में एक क्षमता होता है कि हम इतना कार्य कर सकते हैं, उसी क्षमता को हम लोग ऊर्जा के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, यानी ऊर्जा कहा जाता है। यह एक अदिश राशि है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट जूल होता है। वस्तु जिस कारण से कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे ऊर्जा कहा जाता है। देखो ऊर्जा दो तरह के होते हैं, एक काइनेटिक ऊर्जा होते हैं, एक गतिज ऊर्जा होता है और एक स्थितिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दो तरह की ऊर्जा होती है। अब इसके बारे में सबसे पहले हम गतिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे। आखिर गतिज ऊर्जा क्या होता है। देख गतिज ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा है, कोई भी वस्तु यदि गति के कारण उसमें ऊर्जा हो तो उसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहा जाता है। यानी कोई भी कार्य हो जो गति कार्य, जैसे मतलब वायु की गतिज ऊर्जा, पवन चक्की के चलने से, पवन चक्की यदि पवन चक्की यदि चलेगी तभी गति जाएगा, यानी कि पवन चक्की के चलना, पवन चक्की जब चलेगा तो उसमें गति पैदा होगा, उससे ऊर्जा एनर्जी प्रस्तुत होगा, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा। अब जैसे एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, भी योग से चल रही है, तो उसमें कितना ऊर्जा होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी को इतना होगा 1/2 हाफ mv², यानी कि हाफ mv² होगा इसका गतिज ऊर्जा। इसका न्यूमेरिकल ये होता है कि जैसे मतलब 10 kg का द्रव्यमान का कोई वस्तु हो गया या 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, तो इसका काइनेटिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा क्या होगा 1/2 10 × 10 के स्क्वायर। ये हो गया इसका काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा कुछ एग्जाम्पल है जिसे समझते हैं। देखिए वायु की गतिज ऊर्जा, जिसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि पवन चक्की के चलने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहा जाता है। पानी की गतिज ऊर्जा चक्की को चलने के कारण होता है, जैसे टरबाइन होता है, टरबाइन में भी चक्की के जब चलेगा तो पानी से चक्की चलेगा तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगा जिसको गतिज ऊर्जा कहा जाता है। बंदूक की गोली के लक्ष्य धंसना, जो कोई लक्ष्य लगाता है, यहाँ पे यदि बंदूक से आप गोली मारेंगे तो वहाँ पे जाके धंस जाएगा, तो ये गतिज ऊर्जा के भी कार्य करेगा, क्योंकि गति के कारण वो गोली अंदर जा रहा है, इसलिए गतिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे लिपटे हुए कोई स्प्रिंग हो गया, उससे एक घड़ी चलता है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। स्थितिज ऊर्जा जैसे कोई m द्रव्यमान का कोई वस्तु हो गया, h ऊंचाई से कोई वस्तु ऊंचाई पर स्थित है, तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, U बराबर होगा mgh। U बराबर होता है mgh, मास ग्रेविटेशनल फोर्स हाइट। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स शून्य होगा तो क्या होगा, पूरा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा भी शून्य होगा। यह ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड रहता है, यानी कि जैसा कि जहाँ ग्रेविटेशन, यदि आप कोई अंतरिक्ष में जाएंगे जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स शून्य होगा वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा भी शून्य होगा। तने हुए धनुष के कारण बाढ़ को आगे खिसकना, जैसे कोई धनुष हो गया, यदि कोई धनुष होगा, यदि इसमें आप तीर लगाते हैं तो ये एक धनुष जब धनुष तना होगा तो इसमें एक स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी कि अपनी स्थिति में है, जब आप उस स्थितिज ऊर्जा को छोड़ेंगे तो यहाँ पे एक ऊर्जा उत्पन्न होगा जो इसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। बांधे हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करती है, जैसे बांध के कोई पानी है उसके कारण स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम, कार्य तो जान लिए, ऊर्जा के बारे में जान लिए, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं। अब ऊर्जा संरक्षण के कुछ नियम हैं, जिससे मतलब ऊर्जा एनर्जी जो है, एनर्जी
कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी कभी भी न तो क्रिएट किया जाता है न ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, बल्कि इसको एक बॉडी से अनदर बॉडी में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे आप कोई कार्य किए, आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा ऊर्जा ख़त्म हो गया, आपका ऊर्जा उस कार्य में लग गया जो आप कार्य किया हुआ, वो कार्य उस ऊर्जा को ले लिया, वो उस अलग तरह से उसको स्थानांतरित कर गया, यानी कि एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है। यानी कि अर्थ पे जो है एनर्जी एक सीमित है, इसी एनर्जी के अंतर्गत सभी कार्य होते हैं। और दूसरे भाषा में जानते हैं, ऊर्जा को दूसरे प्रकार से ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा निहित है, जो कि मतलब कोई भी ब्रह्मांड है उसका कुल ऊर्जा क्या होता है, उसका नियत होता है, उसमें कभी भी ये कभी ख़त्म नहीं होता, कभी भी ना ये क्रिएट होता है, बल्कि ये हमेशा ही एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होते हुए सभी कार्य होता है। अब ब्रह्मांड के बारे में जाएंगे। ब्रह्मांड के बारे में यदि आप जानेंगे तो मास एनर्जी के बाद उसमें सबसे पहला नाम आएगा आइंस्टीन, जो 1905 ईस्वी में द्रव्यमान तथा ऊर्जा के मध्य संबंध स्थापित किए थे। 1905 ईस्वी में, जैसे ई बराबर होता है mc², वेयर जहाँ सी के मान क्या होगा है, वेयर सी क्या है, सी प्रकाश का वेग है। सी अत्यधिक पूछा जाता है, अधिक एग्जाम में सी का मान पूछा जाता है। सी इसमें क्या है, सी है प्रकाश का वेग, क्योंकि इससे सी से इसका तो कोई भी नहीं है कि आप जानिए कि वेग ये सी है, सी से है प्रकाश का वेग। ई बराबर mc² में द्रव्यमान संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण का एकीकरण हो जाता है। इसी एक फार्मूला में द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का पूरा एकीकरण हो जाता है। आप कुछ जानते हैं कि कुछ उपकरण जो एग्जाम में जो अक्सर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट उपकरण के बारे में, आखिर कौन सा उपकरण का क्या करें। जैसे कोई सौर ऊर्जा हो गया, यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जैसे आप छत पे कोई सौर ऊर्जा लगाते हैं, छत पे जो आप लगाते हैं वहाँ पे सूर्य का प्रकाश आएगा और यह प्रकाश को यहाँ पे सोख लेगा और इस प्रकाश से इसमें एक तार जाता है जो कि विद्युत के द्वारा में जाता है। यानी कि सौर ऊर्जा क्या होगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो क्या होगा, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो मतलब जनरेटर, जनरेटर को आपने देखा होगा कि यह उसमें आप पेट्रोल, उसमें आप डीजल या केरोसिन तेल का तेल डालते हैं तो वो इसमें विद्युत देता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को वही विद्युत ऊर्जा में डायनेमो करता है। विद्युत मोटर, आपके लगभग सभी के घर में विद्युत मोटर होगा, जो कि आप विद्युत उसमें देंगे तो वो क्या करेगा, उससे पानी देगा, यानी विद्युत ऊर्जा से वह यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है माइक्रोफोन। और लाउड स्पीकर क्या है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आप एक कोई लाउड स्पीकर आपने देखा होगा जिसको हम लोग डीजे बोलते हैं, डीजे, इसमें आप विद्युत देंगे तो क्या होगा, इससे ध्वनि उत्पन्न करेगा, यानी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सितार, सितार यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि कोई एक सितार आप लेंगे तो यह क्या है, यह एक यंत्र है, लेकिन उससे उत्पन्न क्या हो रहा है, उसमें उत्पन्न हो रहा है ध्वनि ऊर्जा, यानी कि सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होता है। जैसे आप घर के बारे में, जो घर में देखते हैं तो बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, हीटर का जलना, यह विद्युत उसमें देंगे, उसमें क्या देंगे, विद्युत देंगे तो उससे क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रकाश उत्पन्न होगा, उसमें या ऊर्जा उत्पन्न होगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बल्ब उत्पन्न रूपांतरित करेगा। और मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, यह एक सस्पेंस वाला क्वेश्चन है। मोमबत्ती का जलना, जब मोमबत्ती जब जलता है तो उसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित होता है। कोई ये मोमबत्ती हो गया, या जब ये मोमबत्ती जब जलता है तो इसमें क्या होता है, इसमें रासायनिक ऊर्जा को जब विद्युत। लेकिन एक क्वेश्चन है, तो मोमबत्ती का पिघलना, जब मोमबत्ती को जलाएंगे तो आप पिघल के देखेंगे तो यहाँ पे नीचे आप है कुछ मोमबत्ती फैल जाएंगे, नहीं कि इसी मोमबत्ती को पिघलना को क्या कहा जाता है, ये भौतिक ऊर्जा कहा जाता है, क्योंकि पिघलने के बाद यह पुनः मोमबत्ती में ट्रांसफर हो जाता है, जिसको हम लोग भौतिक ऊर्जा कहा जाता है। मोमबत्ती का जलना किस ऊर्जा का उदाहरण है, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा को। और मोमबत्ती का पिघलना क्या है, यह भौतिक परिवर्तन है। कोयले का जलना, कोयले के जल रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, कोयले का जलना। इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है इंजन। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा, जैसे बैटरी है, बैटरी में आप थोड़ा बैटरी का पानी डालते हैं कभी कभी तो, और उसको चार्ज करते हैं तो वो रासायनिक उसमें एक रासायनिक अभिक्रिया होता है, वही एक ऊर्जा उत्पादन में कार्य करता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में।
सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है सोलर सेल। और विद्युत हीटर क्या है? विद्युत हीटर या विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत हीटर। अब ये हो गया कार्य, हो गया ऊर्जा, हो गया। अब थोड़ा शक्ति के बारे में जानते हैं। शक्ति, शक्ति से कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। आप जितना भी कार्य कर देंगे उसमें एक दर होता है, उसमें एक यूनिट उत्पन्न होता है जिसको हम लोग क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। जैसे कि जब जानते हैं टी समय में किया गया कार्य W है, तो शक्ति क्या होगा? यदि आप 10 सेकेंड में 10 न्यूटन का कार्य कर रहे हैं तो वो उसमें शक्ति क्या होगा, यानी कि पावर क्या होगा? शक्ति बराबर वर्क अपॉन टाइम, यानी कि वर्क अपॉन टाइम, ये होगा शक्ति। यानी कि P बराबर होगा 10/10, यानी कि एक होता है 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होता है शक्ति, इसमें कार्य होगा। इसका ऐसा ही पद्धति में कहेंगे जूल प्रति सेकंड, क्योंकि वर्क का क्या होता है? जूल, और समय का क्या होता है? सेकंड, यानी कि SI इसका मात्रक होता है जूल सेकंड, जिसको हम लोग वाट कहते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है? एक वाट होता है। शक्ति का आप 3 मात्रक याद रखिए, एक जूल प्रति सेकंड, एक होता है वाट होता है, या एक होता है न्यूटन, एक होता है न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। यह 3 मात्रक होता है शक्ति का। यह एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, कभी ना कोई, कभी ये पूछ देगा, कभी ये पूछ देगा, कभी ये पूछ देगा। यही 3 पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक जूल प्रति सेकंड, वाट, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होता है। अब 1 वाट बराबर क्या होगा? 1 जूल सेकंड 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि यह सभी इक्वल होता है, सभी तो शक्ति का मात्रक है, क्योंकि सभी तो एक ही के इक्वल होगा। अब मशीनों की शक्ति अथवा अश्व शक्ति, जिसे हम लोग हॉर्स पावर कहा जाता है, यानी मशीन की शक्ति किस में व्यक्त किया जाता है? इसको भी वाट में व्यक्त किया जाता है। और 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट। 1 हॉर्स बराबर होता है 746 वाट। तो दोस्तों ये था बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन जो वर्क, पावर, एनर्जी का। यदि आपने इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखा होगा तो आपको बेसिक जितने भी डाउट है उसको क्लियर हो गया होगा। अब आगे इस पे क्वेश्चन जाके कीजिएगा, तभी आपका क्लियर पूरा डाउट हो जाए। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो, और वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। सिर्फ एक लाइक आपसे चाहिए ज़रूर, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।